नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी ईएमआरएस एसएससी के द्वारा जो कि हॉस्टल वार्डन का पेपर होता है, इसके लिए हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है लेटेस्ट बुक लेकर आए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे इसमें। इसमें सॉल्व पेपर और जो है 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2023 का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, व्याख्या सहित हल किया गया जो कि 17/12/2023 को हुआ था। इसके साथ ही आपको जो है 10 प्रैक्टिस सेट जो है व्याख्या सहित हल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही साथ इसके साथ ही बहुत सारी बुक जैसे आपका जो है घटना चक्र की भी बुक हो जाएगी और कई सारे जो है एडिशन की बुक आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी और पूरा का पूरा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके एक जो है ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद जो है कल से डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आएगा। तो जो भी लोग जो है इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। यह पेपर जो है 2023 में हुआ था। इसके जो है पहला सेक्शन सामान्य जागरूकता से है। पहला सेक्शन सामान्य जागरूकता से यह प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न बन रहा है, यूनिफाइड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडीआईएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से जो है कौन सा कथन सही है, इसका जो है इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पहले कथन में आपका दिया गया है, यूडीआईस प्लस स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ से दिया गया है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और 2014-15 से रियल टाइम में डेटा एकत्र कर रहा है। यह जो है आपका गलत इंफॉर्मेशन है। दूसरा जो है आपका गलत इंफॉर्मेशन है। तीसरा जो दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका, यूडीआईएस इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने से अनेक शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। यह है आपका सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, केवल पहला और तीसरा सही है। बी ऑप्शन सही है। क्या? पहला और तीसरा आपका सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन यानी यूडीआईएस प्लस स्कूल और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और जो कि वर्ष 2018-19 से है, लेकिन जो है दूसरे ऑप्शन में किया दिया है 14-15, तो वो गलत है, क्योंकि यह कब से चला है, 2018-19 का डेटा से ले रहा है। से रियल टाइम में डेटा एकत्र कर रहा है। यूडीआईएस प्लस का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को लागू तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। यहाँ से आपका हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, परियोजना मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, उपलब्धियां और डाटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है। यह जो है किसके अंतर्गत आता है, प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह है आपके जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा शिक्षा के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। प्रबंधन प्रणाली समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक डेटा डलिंग प्रणाली है। इसका अर्थ है परियोजना मूल्यांकन, बजटिंग, उपलब्धियां और डेटा प्रबंधन। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन का प्रबंधन और निगरानी करने के लिए विकसित प्रणाली है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तीसरा प्रश्न है अधातु। जवाब हो जाएगा सल्फर एक अधातु है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर।
इसके बारे में देखते हैं। सल्फर एक चमकीला पीला बहुसंयोजी अधात्विक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है, जिसका प्रतीक यस और परमाणु संख्या 16 है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक धात्विक तत्व है। चौथे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसमें से दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को सभा में समान संख्या सीटें प्रदान की गई हैं। समान सीटें सभा में प्रदान की गई हैं। और दूसरा कथन है आपका, संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्रों दोनों की सीटें आवंटित की गई हैं। तो यह जो है गलत है, लेकिन पहला सही है। तो इसका जवाब हो जाता है यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों की सापेक्ष जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, जैसा कि संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधित्व में है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों का रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? न्यायिक समीक्षा करता है। डी ऑप्शन है क्या? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इसे देखेंगे, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के रूप में जानी जाती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कानून संविधान के बुनियादी ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। छठा प्रश्न देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर यह था, दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। जवाब हो जाएगा, यह मिला था मुलायम सिंह यादव जी को। उस समय जो है उनकी डेथ हुई थी, मुलायम सिंह यादव जी को मिला था। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो है। इसमें पूछा गया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेत में 2015-16 की तुलना में 2019-21 सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है। तो इसका जवाब यहाँ से बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में जो है ये चीज दर्शाई गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया गया है, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है। हार्बर वेव्स को, तो इसको जो है सुनामी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही का, सुनामी नाम से जाना जाता है। हार्बर वेव्स को जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें TSU का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। नवे क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रश्न में आपके दिया गया है, 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीता था। सबसे अधिक स्वर्ण पदक जो है किसने जीता था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक जो है आपके पंजाब, माफ कीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ ने जीता था। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने सबसे ज्यादा पदक जीता था। डी ऑप्शन सही होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपका दिया गया है, जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक
2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश के प्रदर्शन सबसे अधिक रहा है? 10वां प्रश्न है। तो सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन जो है भारत का रहा है। सी ऑप्शन सही है। किसका? भारत का। अब यहाँ से जो है रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है, जो कि इसमें आपके पूरे 30 प्रश्न है, तो इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप पूरा कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप उसको कर सकते हैं। अब इसके आगे वाले सेक्शन पर आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग थे। अब जो है भाग 3 पर आते हैं, जिसे जो है नॉलेज ऑफ आईसीटी से बोलते हैं। तो इसके बारे में पूरा देखते हैं 30वें प्रश्न से। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह वेब ब्राउजर नहीं है। सी ऑप्शन से होगा। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, और गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी भी देख लीजिएगा, ये भी आपका एक वेब ब्राउजर है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, यह डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की जानकारी को एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 32वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका अधिकांश, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, दिया गया है यहाँ पर अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो यह जो है आपका कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जिसका जो है एक्सप्लेन करने लायक अच्छा है वही एक्सप्लेन किया जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफीय विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक प्राथमिकता जो है एमएस एक्सेल की है। इसको दी जाती है, एमएस एक्सेल को सबसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका किसी इमेज फाइल का एक स्टैंड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? 34वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है .jpg है। इमेज फाइल का जो है क्या होता है? .jpg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड जो है, विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्या? एमएस विंडोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम। यही रैम का जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपका रीड ओनली मेमोरी 36वें का सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा। 37वां प्रश्न आपका दिया गया है, यह एक प्रकार का एक मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रण कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? 37वां प्रश्न है। तो उसको जो है हम लोग ट्रोजन बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। क्या बोलते हैं? ट्रोजन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है। तो प्लॉटर, प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं होता है, बाकी माइक भी इनपुट होता है, स्कैनर और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। और प्लॉटर की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण है। वेब आधारित सर्च इंजन इनमें से कौन सा है। तो इसके ऑप्शन देख, इसका जवाब हो जाएगा आपका एक्सेस। एक्सेस जो है वेब ब्राउज सर्च इंजन का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी याहू भी वेब ब्राउजर है, गूगल भी है, बिंग भी है, ये सब जो है वेब ब्राउजर हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटरों में डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम पूछा गया है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। बी ऑप्शन से है क्या, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का, इसमें दिया गया है हेल्थ एंड हाइजीन इन ए बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटिंग मल्टीमीडिया प्रोडक्शन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो सर्वाधिक प्राथमिकता जो है एमएस पावर पॉइंट को दी जाती है। ए ऑप्शन से जो है किसको, एमएस पावर पॉइंट को दी जाती है सर्वाधिक प्राथमिकता। 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न में दिया गया है कुछ बेसिन टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी जो है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। देखते हैं इसके ऑप्शन, जवाब हो जाएगा सर्वाधिक प्राथमिकता जो है एमएस वर्ड को दी जाती है। बी ऑप्शन सही है, किसको, एमएस वर्ड को दी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है। राउटर क्या है पूछा गया है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है ना, सी ऑप्शन से होगा क्या, एक नेटवर्किंग उपकरण है राउटर। 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। वैध ईमेल आईडी इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया गया यहाँ पर अनेक, यानी कोई नाम दिया है उसके बाद हैशटैग दिया गया है वाली ईमेल आईडी, यह नहीं हो सकती। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ईमेल में क्या क्या होता है, एक वैध ईमेल आईडी में एक ही हैशटैग साइन हो सकता है, क्योंकि यह ईमेल के स्थानीय हिस्से को डोमेन वाले हिस्से से अलग करता है, यानी जो है नाम और डोमेन नेम को दोनों अलग करते हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ेंगे, इसमें दिया गया है एक प्रिंटर, देखिएगा ध्यान से इसमें प्रश्न को, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क है। यानी कई कंप्यूटर में को एक साथ जोड़ने के लिए कौन से नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, तो इसके लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, लैन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही जगह, किसके लिए, लैन का प्रयोग करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर के प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का इनमें से लाभ कौन सा नहीं है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं होता है, यह जो है इसका लाभ नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है? यानी एआई का पूरा नाम क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई का पूरा नाम। ए ऑप्शन सही है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध करता है? आरंभिक विधिक ढांचा कौन सा उपलब्ध करता है? तो इसके पूरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दो ऑप्शन दिया गया है, दो अगले पेज पर देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आईटी एक्ट सन 2000, यानी आईटी अधिनियम 2000 के तहत किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, टैली एक एंटीवायरस नहीं है। बाकी मैकेफी है, नॉर्टन है, ये सब जो है एंटीवायरस है। क्योंकि टैली जो है क्या है? यह जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 50 नंबर का प्रश्न है, स्टोरेज क्षमता यानी सबसे छोटे शुरुआत करते हुए उसके अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? यानी जो है मेमोरी इकाई में बढ़ते क्रम में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, सबसे छोटा इनमें से केबी होता है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है। 1024 केबी, फिर 1024 एमबी, फिर 1024 जीबी, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो सही क्रम आपका यहाँ से बी ऑप्शन में हो जाएगा, आपका यही सही क्रम में है। अब आते हैं भाग 5 पर। इसमें जो है बालकों के से संबंधित प्रश्न दिया गया है। भाग 5 का जो है पहला क्वेश्चन 51 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन क्या दिए गए हैं? पहले कथन देखते हैं। दिया गया है, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रबद्धता करता है। पहला ऑप्शन ए दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है पहला। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा आपका बी वाला दिया गया है, अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रतिषिद्ध है। ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी। 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दिया गया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन है? विशेष शिक्षक कौन है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति होता है, यही विशेष शिक्षक होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। दिया गया है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो नियमावली 2020 की धारा 2D के अंतर्गत दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई ही व्यक्ति विशेष शिक्षक होगा। यह विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतों में मुकदमा के दौरान संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंध में गलत कथन की पहचान करिए। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सब दिखाई दे। पहला कथन दिया गया है, पॉक्सो अधिनियम में लैंगिक अपराध प्रवेशन लैंगिक हमले की सीमित नहीं है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, पॉक्सो अधिनियम प्रत्येक बालक को सुना जाने का अधिकार देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है, सही है। अगला है,
पॉक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है, यह जो है यही ऑप्शन जो है इनमें से गलत है, गलत ही पूछा गया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है लिंग तटस्थ है, डी ऑप्शन सही यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 है। पहला कथन दिया गया है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 ने भारतीय दंड संहिता जो है संशोधित किए गए हैं, पहला ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है, इनमें व्यक्ति का दुर्व्यापार अपराध को इस अर्थ तक संशोधित किया जाता है कि पीड़ित की सहमति से ही दुर्व्यापार का अपराध नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों में कौन सही है पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसके जवाब में आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ए सही है लेकिन बी गलत है। डी ऑप्शन सही होगा, ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख ले सकते हैं हम लोग। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 निर्भया कांड के बाद पारित हुआ, जो कि आईपीसी की धारा 370 को प्रतिस्थापित करता है और मानव तस्करी को परिभाषित करता है। यह जो है यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दें। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है, बाल अधिकार संरक्षण आयोजन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके गठन के उपबंध करता है, किसके गठन का उपबंध करता है? यह जवाब हो जाएगा, यह जो है जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग का करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 56 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया गया है 56 नंबर में, बालकों के लिए देखेंगे 56, बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 को निम्नलिखित में से किसके अंदर प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है किसके अंतर्गत किया गया था? टीच इंडिया मिशन, माफ कीजिएगा, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के अंतर्गत किया गया था। नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के अंतर्गत यहाँ जो है किया गया था। 57 नंबर का प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्नलिखित में से किस संकेतों के लिए सर्वाधिक थी? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष से कम जो है आयु के बच्चे सर्वाधिक मृत्यु के शिकार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? इसका जवाब हो जाता है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है उसमें लिंग अनुपात जो है ग्रामीणों की बात किया जाए तो 1020 था, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीणों की बात किया जाए तो 1020 था, और शहरी की क्षेत्र में किया जाए तो 1037 था, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया। ठीक है ना, तो इनमें से जो है आपका कोई नहीं आपका आंसर में आएगा। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यहाँ पर दिया गया है, कथन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया गया है आपका पहले में, यह कानून आरंभिक और माध्यमिक स्तर के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन यह प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, तो पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, अधिनियम आरंभिक शिक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा रूप परिभाषित करता है, ये भी गलत है, क्योंकि जो है 14 वर्ष के बच्चों के लिए करता है, ना कि जो है 1 से 6 तक क्लास का कोई बात नहीं किया गया है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए करता है। देखिए ऑप्शन सी में आ गया यहाँ पर, क्या इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को शामिल किया गया है? बिल्कुल ये सही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, यानी केवल सी वाला आपका ऑप्शन सही है, केवल सी वाला विकल्प सही है।
60 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द करने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह याचिका विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था इसके द्वारा रद्द की जा सकती है। सही जवाब में आ जाएगा बी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं भाग 5 पर। भाग 5 पर जो है हॉस्टल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर सारे दिए गए हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे भाग 5 को। पहला प्रश्न आपका यहाँ है, छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। डी आपका सही जवाब में आ जाता है। 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है? छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रावास के छात्रों से नियमित फीडबैक प्राप्त करके और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करके जो है सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, छात्रावास जीवन का क्या लाभ है? छात्रावास जीवन का लाभ पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, सामाजिकरण और स्वतंत्र व्यवहार होता है। ए ऑप्शन सही है, सामाजिकरण और स्वतंत्र जो है व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए? बालिका छात्रावास में यानी जो है सेफ्टी मेजर अटेम्प्ट करना चाहिए किसमें? गर्ल्स हॉस्टल में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपातकाल स्थिति में वार्डन क्या करेगा? अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वार्डन का क्या कार्य होगा? इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो है प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए? आधुनिक छात्रावास कक्ष जो है कैसा होना चाहिए पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, कक्ष साफ सुथरा हो तथा वहां पर जो है लैन की सुविधा और इंटरनेट की व्यवस्था, यानी लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की वहां पर जो है सुविधा होनी चाहिए और इंटरनेट व्यवस्था हो और जो है साफ सुथरा होना चाहिए। 67 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है आपका, छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना जो है मेस का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का नाम बताइए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, क्या है? सैनिटरी गाइड होना चाहिए। सैनिटरी गाइड होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास कक्षा समान सूची का एक भाग है? 69 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा छत पर पंखा होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, सीलिंग फैन लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, छात्रावास में मेंस समिति का काम क्या होगा? मेंस समिति का जो है काम पूछा गया है यहाँ पर। इसका जवाब देख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेस जो है स्वास्थ्यकर और किफायती भोजन उपलब्ध कराता है। यही क्वेश्चन सेम 2 बार पूछ लिया गया था। देखिएगा इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में पूछते जाते हैं।
बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है छात्रावासों के सामान्य रखरखाव और स्वच्छता के प्रभारी कौन होते हैं? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी। कौन होते हैं? छात्रावास वार्डन यानी हॉस्टल वार्डन होते हैं, जिसके आपका जो है जो आपको बनना है, जिसका आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामान्य वित्तीय नियमावली यानी जीएफआर का संबंध किससे है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है अनुमोदित डीलरों से मदे खरीदने से है। ए ऑप्शन सही है। क्या? अनुमोदित डीलरों से मदे खरीदने से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर का। इसमें पूछा गया है बालिका छात्रावास का वार्डन कौन होना चाहिए? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फीमेल होना चाहिए, यानी केवल महिला वार्डन होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है। क्या? महिला वार्डन होनी चाहिए। अगला प्रश्न 74 नंबर का दिया गया है छात्रावास में सामान सूची प्रबंध का क्या प्रयोजन होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। क्या होता है? सामान की हानि और चोरी को रोकना। सी ऑप्शन सही होगा। क्या? सामान की हानि और चोरी को रोकना। 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं 75। छात्रावास में निम्नलिखित में से किस खरीदारी से बचा जाना चाहिए, यानी कौन से सामान जो है नहीं खरीदना चाहिए? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन यहाँ से डी। यह जो है खंडशः खरीदारी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? छात्रावास का प्रभारी कौन होता है पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभारी जो है वार्डन होता है। ठीक है ना, महिला छात्रों के लिए जो है महिला वार्डन अनिवार्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? छात्रावास जीवन में इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। क्या है? प्रशासन द्वारा भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है ना, यानी फ्रेंडली होकर रहना। अगला प्रश्न है छात्रावास में किशोरावस्था की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। ए ऑप्शन सही है। नियमित काउंसलिंग होना चाहिए। ठीक है ना, जिसके पास अनुभव हो उन्हें बुलाकर जो है काउंसलिंग कराना चाहिए। अगला प्रश्न छात्रावास में आम समस्या क्या हो सकती है, यानी नॉर्मल समस्याएं कौन कौन सी आती हैं छात्रावास में? जवाब हो जाएगा खराब रखरखाव। ठीक है ना, खराब रखरखाव एक आम समस्या है छात्रावास में। 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है विद्यालय में प्रवेश शामिल नहीं है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रावास मेस में स्टॉक प्राप्त करने का प्राधिकार किसके प्राप्त है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो है प्राधिकार मेंस के पास होता है, जो कि इसे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है ना, यह प्राधिकार किसके पास होता है? देखिए यहाँ पर व्याख्या से देख लेते हैं। छात्रावास में मेस स्टॉक प्राप्त करने का प्राधिकार मेस प्रबंधक, प्रभारी छात्र, वार्डन और प्रधानाचार्य को प्राप्त है। आयोग ने सभी विकल्पों को सही माना है, तो यह जो है इसलिए निग्लेक्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन छात्रावास प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी मद उपभोज्य है? जवाब हो जाएगा कुकिंग गैस है। ठीक है ना, कुकिंग गैस है, यानी खाना कुकिंग गैस पे बनेगा। और यहाँ पर जो है और भी स्वच्छता के लिए उत्पाद दिए गए हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, टूथब्रश है। ये सब वस्तुएं जो होती हैं।
83 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न में आपका दिया गया है, छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? तो इसका जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रावास में प्रवेश की अनुमोदित गाइडलाइन के अनुसार जो है मापदंड यानी प्रवेश होना चाहिए। 84 नंबर प्रश्न है, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में वार्डन का क्या कर्तव्य है? इसका जवाब हो जाता है यहाँ पर वार्डन के कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। क्या है? वार्डन को जो है बीमार छात्र छात्रा को तत्काल नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में सामान्यतः किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, उपभोज्य औष्र गैस उपभोज्य का जो है रखरखाव किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में भोजन सूची यानी मेनू का निर्धारण कौन करता है? मेनू का जो है भोजन की निर्धारण कौन करता है? तो यह जो है मेस सचिव करता है, ठीक है ना। मेस कमेटी जो है करती है, तो आपका यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर उपभोज्य है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, रेफ्रिजरेटर नहीं रहता है वहां पर, यानी फ्रिज नहीं रहता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक संख्या से कैसे निपटा जा सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। कैसे? मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित की जाती है, यानी मेरिट के आधार पर जो है एंट्री दी जा सकती है कि जिसका मेरिट अधिक रहेगा वही इस हॉस्टल में रहेगा। 89 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इस प्रश्न में आपके दिया गया है, छात्रावास के छात्र छात्राओं को में अनुशासनहीनता से किस प्रकार निपटा जा सकता है? यानी उदासीनता कोई करता है उससे किस तरह से निपटा जा सकता है? इसका जवाब हो जाएगा पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। 90 नंबर प्रश्न है, छात्रावास में गृह प्रबंधन यानी हाउसकीपिंग स्टाफ की हाजिरी की निगरानी कौन करता है? तो यह निगरानी जो है सहायक वार्डन करता है। सी ऑप्शन सही है, असिस्टेंट वार्डन करता है। तो यहाँ पर जो है यह जो है चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं भाग 5 पे, जो कि लैंग्वेज से संबंधित है यह वाला जो है भाग। इसमें दिया गया है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरेक्टेड का जो है नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरवेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है बीच बचाव करना, ठीक है ना, यानी मध्यस्थता करना इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। फैसिल का जो है अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। एक टेंस दिया है, इसका करेक्ट फॉर्म बताना, यानी कौन सा सेंटेंस है। दिया गया है, व्हाई डिड नॉट यू मीट मी इन द ऑफिस यस्टरडे। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। दिया गया है, द ग्रुप ऑफ एक्टर्स ड्रॉप द फॉरेस्ट हाई स्पीड। तो इसमें क्या भरेंगे?
जवाब हो जाएगा इसमें जो है क्या भरेंगे, थ्रू आउट भरेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, क्या हो जाएगा, थ्रू आउट यानी पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स। दिया गया है द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द अंडरलिमिटेड स्पीच। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, फेल टू स्पीक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, फेल टू स्पीक। अगला प्रश्न है, चूज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिवाइज टू पैसिवाइज। इसको जो है एक्टिवाइज दिया है, इसको पैसिवाइज बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिया गया है द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए सिक्स। इसका पैसिवाइज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉल वाज हिट फॉर ए सिक्स बाई द बैटमैन। ए ऑप्शन सही होगा। 97 नंबर प्रश्न दिया गया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच द कंटेंस एन एरर, यानी किस भाग में एरर है। दिया गया है द वाई फेयर द इक्वेड फ्रॉम मी वेयर आई लिव्ड। जवाब हो जाएगा इसके बी वाले पार्ट में एरर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल इसमें चूज करना है। दिया गया है हॉनेस्ट पॉलिटिशियन इज द रियलिटी दीज डेज। जवाब हो जाएगा इसमें एन भरेंगे, क्योंकि जो है यच है ना, इसलिए एन भरेंगे, तो हो जाएगा एन हॉनेस्ट पॉलिटिशियन। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, एन। 99 प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब टू गो विद द सब्जेक्ट। इसमें दिया है ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरी ऑफ द बोट क्राउड डाउन विथ फीवर। तो इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें वाज भरेंगे। ठीक है ना, वाज डाउन फीवर। 100वां प्रश्न दिया गया, इसको लाइन से लगाना है। दिया है रीअरेंज द पार्ट ऑफ करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पहले नंबर पे आपका यहाँ पर सी आएगा, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है आपका बी आएगा, बी आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका डी आएगा, और चौथे नंबर पे आपका जो है ए आएगा। इस तरह से भरेंगे। तो दिया गया इन द अर्ली डाउन आई सा यंग स्पेयर्ड हर्डिंग द कैटल टू द नियर बाई जंगल। इस तरह से भरेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अब जो है भाग 6 पर आते हैं, जो कि आपकी हिंदी से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के जो है 101 से 103 तक का आंसर देना है। एक बार गद्यांश का आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, यहाँ से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। गद्यांश यही दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 101 नंबर का दिया गया है, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, जवाब हो जाएगा भोजन, वस्त्र और आवास होता है। बिना गद्यांश पढ़े भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया 102 नंबर का, मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के द्वारा जो है रख चुका है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। कौन सी चीज मनुष्य की गति की अधिक तीव्र कर दिया है। जवाब हो जाएगा रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट। 104वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मझधार जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मझधार जो है किसका उदाहरण है, कर्मधारय समास का जो है उदाहरण है। कर्मधारय जो है समास का उदाहरण है।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। जवाब हो जाएगा मन मनस्ताप जो है यह व्यंजन संधि नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है मन दंताप होता है और यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधि नियमों का उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाधिकार जो है अशुद्ध शब्द है। डी ऑप्शन सही है। क्या अनाधिकार अशुद्ध शब्द है, क्योंकि संधि के जो है नियमों के अनुसार। अगला प्रश्न है, जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। जले पर नमक छिड़कना, इसका जवाब हो जाएगा दुखी व्यक्ति को और दुखित करना। क्या होता है, दुखी व्यक्ति को और दुखित करना। अगला प्रश्न, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उंगली पर नचाना, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसी के इशारे पर चलना। बी ऑप्शन सही है। क्या इसी के इशारे पर चलना। देखिए नचाना नहीं नाचना होता है, तब चलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द का युग्म असंगत कौन सा है। जवाब हो जाएगा आगत का जो है निर्गत होता है, यह जो है असंगत है। ठीक है ना, आगत का क्या होता है, आगत का अनागत होता है। ठीक है ना, अनागत होता है न कि निर्गत होता है, तो यह जो है असंगत हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। जवाब हो जाएगा भार्या। भार्या जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं, यह जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, पत्नी का पर्यायवाची जो है भार्या होता है। अर्धांगिनी, भार्या जो है, सधर्मचर्या, सती, ये सब जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है। बातें हैं अगले पेज पर। एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 11 से 13 तक भी एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आंसर देना है, तो गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। अब आते हैं 111 नंबर प्रश्न की तरफ। दिया गया है, आधुनिक काल में नारी की स्थिति में सुधार हो रहा है। जवाब हो जाएगा शिक्षित होने के कारण जो है सुधार हो रहा है। किसके कारण, शिक्षा जो है, स्त्रियां भी शिक्षित हो रही हैं, इसके कारण सुधार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज रूढ़ियों में बंधा था क्योंकि क्योंकि जो है नई चेतना का अभाव था। ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या नई चेतना का अभाव था। अगला प्रश्न, रूढ़ियों को त्यागने से क्या होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज स्वस्थ बनेगा। अगर हम रूढ़ियों को त्याग देंगे तो जो है समाज स्वस्थ हो जाएगा, यानी जो है पुरानी कार्यकलापों से जो है नई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो सुधार होगा। आगे दिया गया है 114 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चंद्र का इनमें से कौन सा जो पर्यायवाची नहीं है। जवाब हो जाएगा पीयूष। पीयूष जो है चंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत, सुधा, दूध, क्षीर, ये सब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 115 नंबर का शुद्ध वाक्य कौन सा है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यह जो है आपका क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के लिए एक की दृष्टि से असंगत कौन सा है। जवाब हो जाएगा पहला, जिसकी तुलना न की जा सके उसे जो है अतुलनीय बोला जाता है। अनुपमेय नहीं, अतुलनीय होता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अमर शब्द का सटीक विलोमार्थी कौन सा होगा। अमर का विलोम क्या होगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्यु होता है, अमर का विलोम मृत्यु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, उपरोक्त जो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि उपयुक्त होता है न कि उपरोक्त। यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं क्या होता है, उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न,
आपने मुझ पर बहुत अधिक दया की। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन-सा है? देखिए बहुत के नीचे रेखांकित किया गया है, शब्द कौन-सा है? तो यह जो है प्रविशेषण होता है। क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर संगत शब्द कौन-सा है? लिंग के आधार पर जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेठ का जो है जठनी नहीं होता है। जेठ का जो है क्या होता है? जेठानी होता है। क्या होता है? जेठानी होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो आप लोग जो है 2023 का पेपर देख चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो जो है 10 प्रैक्टिस सेट इसका जो है 4 से 5 दिनों में कवर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।